नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आपने अक्षय कुमार की स्पेशल 26 तो देखी ही होगी, जिसमें कुछ लोग नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर बिजनेसमैन को लूट लेते हैं। ये सीबीआई की रेड है, सब अपना अपना काम बंद करिए, चलिए काम बंद करिए। This film is based on the 1987 ओपेरा हाउस, जहां एक व्यक्ति जिसने खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर मोहन सिंह बताया था, न्यूज़पेपर में फर्जी इश्तिहार देकर 26 लोगों को यह कहकर रिक्रूट करता है कि आपकी नौकरी सीबीआई में लग रही है। बकायदा होटल ताजमहल कोलाबा में इंटरव्यू लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल में आप लोग हमारे सीबीआई टीम का हिस्सा बनेंगे जो एक रेड कंडक्ट करेगी। और अगले दिन सभी 26 लोगों को साथ लेकर मुंबई के मशहूर त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी एंड सन्स के ओपेरा हाउस ब्रांच पर छापेमारी की जाती है। मोहन सिंह ने यहां दुकान के मालिक प्रताप जवेरी को सर्च वारंट तक दिखाया और कहा, आपके सोने में मिलावट की शिकायत मिली है। प्रताप जवेरी ने तसल्ली करके छापेमारी की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही मोहन सिंह ने उनकी लाइसेंस पिस्टल को अपने कब्जे में ले लिया, शटर गिराया और कैमरों को बंद कर दिया। 45 मिनट आराम से सारा सामान इकट्ठा किया और सभी सोने के आभूषणों को अलग अलग पॉली बैग में पैक किया, सरकारी मोहर लगाई और लेकर चलता बना। यह घटना आज से कोई 36 साल पहले की है और इन 36 सालों में देश अब डिजिटल हो गया है और डिजिटल इंडिया में अब डिजिटल स्कैम्स की बाढ़ आ रही है। ऐसे ऐसे स्कैम्स सुनने को मिल रहे हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। आरबीआई की तरफ से हर दूसरे दिन अवेयरनेस के मैसेजेस आ रहे हैं। आज सुबह ही मेरे मोबाइल पर आरबीआई का मैसेज आया कि कोई अगर अपने को आरबीआई का अधिकारी बताकर पैसे ट्रांसफर करने की बात करे तो सावधान हो जाएं और 1903 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 तक भारत में 10,139 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक यानी सिर्फ 4 महीने में ही भारत में 7,40,000 फ्रॉड की कंप्लेंट दर्ज हुई हैं। सोशल सर्किल के एक सर्वे में दावा किया गया है कि पिछले 3 साल में देश की आबादी के 47% लोग एक या एक से ज्यादा स्कैम का शिकार हुए हैं। आज देश की लगभग आधी आबादी साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुकी है। अगला नंबर आपका हो सकता है। इतनी अवेयरनेस फैलाने के बावजूद भी ये स्कैम रुकने का नाम नहीं ले रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तरफ आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा और दूसरी तरफ ये स्कैमर्स बकायदा स्कैम करने का कोर्स कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को देखिए। ये लोग नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए विदेश नाइजीरिया तक जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे ही स्कैम्स बताने जा रहा हूं जिसमें स्कैमर्स आपके घर में बैठे लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने वाले और देश में चलने वाले कुछ स्कैम्स के बारे में बात करता हूं ताकि आप अवेयर हो सकें और आपके साथ कोई भी गलत काम ना हो जाए। सबसे पहले न्यूड वीडियो कॉल स्कैम। मुंबई की एक आईटी कंपनी में काम करने वाले एक लड़के के सोशल मीडिया पर एक दिन एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हो जाता है। लड़की एक दिन लड़के को वीडियो कॉल करती है। लड़का वीडियो कॉल जैसे ही रिसीव करता है तो दूसरी तरफ लड़की बात करते करते अपने कपड़े उतारने लगती है। जब तक लड़के को कुछ समझ आता तब तक एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हो चुकी होती है और इस क्लिप को देखकर किसी को भी ऐसा लगेगा कि वो लड़का वीडियो पर किसी न्यूड लड़की से बात कर रहा है और लोगों को उसके कैरेक्टर पर शक होगा। अब लड़का फोन काट देता है क्योंकि सौभाग्य से लड़के ने इस तरह के स्कैम के बारे में पहले से सुन रखा था, इसलिए उसने फौरन फोन काटकर लड़की को ब्लॉक कर दिया और सोचा रात गई बात गई। अब अगले दिन दूसरे नंबर से वो लड़की लड़के को उन दोनों की वीडियो कॉल की रिकॉर्डेड क्लिप भेजती है। वो लड़की पैसे की डिमांड करती है कि अगर पैसा नहीं दिया तो सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दूंगी। अब क्योंकि लड़के ने इस तरह के स्कैम के बारे में सुन रखा था तो लड़का 1 रुपया भी देने से इनकार कर देता है। अब लड़की नए नए नंबर से मैसेज या कॉल करती रहती है और लड़का हर नंबर को ब्लॉक करता जाता है क्योंकि उसे पता था ये स्कैम है। अगले 1 हफ्ते तक सन्नाटा है और लड़के को लगता है मामला सलट गया। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट।
एक हफ्ते के बाद एक नए नंबर से लड़के के पास कॉल आता है। लड़का फोन उठाता है और सामने वाला खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए लड़के से कहता है कि हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और सुसाइड का केस लगता है। हमने उसका फोन जब चेक किया तो उसमें तुम्हारा नंबर था और तुम दोनों का एक न्यूड वीडियो भी मिला है। तुम्हें पूछताछ के लिए वर्सोवा थाने आना होगा। लड़का जब तक बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसके साथ स्कैम हो रहा है, सुसाइड और पुलिस की बात सुनकर इतना डर जाता है और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि कुछ भी करके इस मामले से मुझे किनारे कर दीजिए, मेरा कोई गलती नहीं है। फिर वो नकली पुलिस वाला उस लड़के से उसका नाम इस केस में हटाने के लिए 10,000 रुपया मांगता है। लड़के को लगता है छोटी सी रकम है, ले देकर मुसीबत खत्म करते हैं। लड़का पैसे भेज देता है और बस यहीं से सिलसिला शुरू होता है। हर दूसरे दिन कॉल करके पैसे मांगने वाला अलग अलग बहाने से लड़के से पैसे मांगता रहता है। कभी लड़के के घर वालों का मुंह बंद करने के लिए तो कभी वीडियो डिलीट करने के लिए, और लड़का देता रहता है। अब ये रकम 4 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और अब जब लड़का पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता तो उसने हिम्मत करके ये बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त उसे लेकर वर्सोवा थाने में गया तो वहां जाकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पता चलता है ना तो ऐसा किसी लड़की ने सुसाइड किया है, ना ही इस नंबर और नाम का पुलिस में कोई अधिकारी है। तो साथियों, स्कैम से बड़ी सीधी सी बात समझ में आती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात कभी ना करें जिसका नंबर आपके मोबाइल में पहले से सेव ना हो। और डर सबसे बड़ा कारण है आपके फंसने का। जैसे इस मामले में स्कैमर का गोल विक्टिम को डर की सिचुएशन में ट्रैप करने का था। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बताता हूं आपको स्कैम करने का दूसरा बड़ा तरीका। स्कैमर्स आपके अंदर हड़बड़ी पैदा करते हैं या आपको जल्दबाजी करने पर मजबूर करते हैं ताकि आपसे गलती हो जाए। और ये सभी लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका शिकार अभी कुछ दिन पहले मेरा ही दोस्त हुआ, जो मेरे ही साथ श्री वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहा था। पिछले साल की बात है। हम कुछ दोस्त मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कटरा जाने के लिए हमने वंदे भारत की बुकिंग की। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो सभी के चेहरे उड़े हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो गौरव ने मुझे बताया कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। मैंने पूछा वो कैसे, तो पता चला हमारे दोस्त प्रशांत ने होटल बुक करने के लिए गूगल पर कटरा होटल सर्च किया। लेमन ट्री उस लिस्ट में आ गया। उसने सोचा अच्छी प्रॉपर्टी है, यही बुक कर लेता हूं। होटल की वेबसाइट में कॉन्टेक्स्ट में एक नंबर आया। प्रशांत ने नंबर डायल किया, वहां से फोन उठाया गया और प्रशांत से डेट और बाकी की डिटेल मांगी। डिटेल मिलने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आपको हाफ टोकन अमाउंट पे करना होगा बुकिंग कंफर्म करने के लिए, और एक दाव वहां चल दिया। उसने 4 बैंक के नाम गिनाकर कहा कि अगर आप इनमें से किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रशांत अपने क्रेडिट कार्ड से पे करने के लिए राजी हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने प्रशांत से कार्ड की डिटेल मांगी और कहा हम यहां से पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, आपके पास जब ओटीपी आए तो दे दीजिएगा। प्रशांत ने कार्ड की डिटेल दे दी, क्योंकि उसको पता था कि बिना ओटीपी के कार्ड की डिटेल से कोई पेमेंट एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा, होटल की ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल नंबर से कॉल था, तो प्रशांत कॉन्फिडेंट था कि कोई स्कैम कैसे हो सकता है। 2 रूम का टोटल पेमेंट 9,600 था, तो इसका 50% 4,800 पे करना था। कुछ देर में प्रशांत के पास 4,800 की पेमेंट प्रोसेस करने के लिए एक ओटीपी आता है, क्योंकि प्रशांत एक पढ़ा लिखा इंसान है और वो ये भी सोचता है कि कोई 4,000 का फ्रॉड क्यों ही करेगा। ओटीपी देने से पहले उसने अमाउंट चेक किया और ओटीपी बता दिया। अब यहां इस कहानी का क्लाइमेक्स शुरू होता है। 1 मिनट के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर लगता है ओटीपी एक्सपायर हो गया है, मैं दोबारा भेजता हूं, इस बार ओटीपी थोड़ा जल्दी बताइएगा। और प्रशांत के बैंक से पेमेंट डेबिट का कोई मैसेज नहीं आया, तो प्रशांत ने सोचा कि हो सकता है ओटीपी एक्सपायर हो गया हो। फिर उसके फोन पर एक और ओटीपी आता है और प्रशांत इस बार भी अमाउंट चेक करके ही ओटीपी देता है। और फिर कुछ सेकंड के बाद रिसेप्शनिस्ट ओटीपी एक्सपायर होने के बाद दोबारा दोहराता है और कहता है सर थोड़ा जल्दी ओटीपी बताइए। ऐसे ही 3-4 बार ओटीपी आता है और हर बार रिसेप्शनिस्ट ओटीपी एक्सपायर होने की बात करता है। अब तक प्रशांत सेफ है, क्योंकि बैंक से पैसा कट ही नहीं रहा और प्रशांत को लग रहा है कि ओटीपी एक्सपायर हो रहे हैं। लेकिन खेल इसके पीछे कुछ और खेला जा रहा है। वहां बैठा बंदा ओटीपी डाल ही नहीं रहा, बस बार बार ओटीपी भेज रहा है ताकि हड़बड़ी पैदा की जा सके। जल्दी भेजो सर, ओटीपी एक्सपायर हो रहे हैं। बार बार के फेलियर से प्रशांत अब परेशान हो चुका है। अब जैसे ही स्कैमर को लगता है कि लोहा गर्म हो चुका है, फाइनल स्कैम करने का
वक्त आता है। इस बार फिर से ओटीपी भेजा जाता है और फिर से रिसेप्शनिस्ट कहता है प्लीज सर जल्दी भेज दीजिए, और इस बार प्रशांत जल्दबाजी में सिर्फ ओटीपी नंबर पढ़ता है और तुरंत भेज देता है। अब पहली बार बैंक का मैसेज आता है कि पेमेंट डिडक्ट हो गई। प्रशांत को लगता है चलो बुकिंग कंफर्म होगी, लेकिन तभी प्रशांत की नजर अमाउंट पर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि उसके अकाउंट से 4800 रुपए नहीं 4,80,000 रुपए डिडक्ट हो चुके हैं। अब प्रशांत को काटो तो खून नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतना बड़ा अमाउंट डेबिट कैसे हुआ। वो वापस से उस ओटीपी वाले मैसेज को चेक करता है और देखता है कि आखिरी बार उसे जो ओटीपी भेजा गया था वो 4800 के लिए नहीं बल्कि 4,80,000 के लिए था। वो वेबसाइट भी नकली थी और वो नंबर उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है। बैंक में कंप्लेंट की जाती है। दर्शन से वापस आकर गुरुग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है, लेकिन पैसा कहां गया, किसके पास गया, अब तक पता नहीं चला। अब सवाल यह है कि इतना सतर्क होने के बावजूद प्रशांत के साथ फ्रॉड कैसे हुआ। इस मामले में प्रशांत को जिस सिचुएशन में ट्रैप किया गया वो आधे भारतीयों की कमजोरी है, जल्दबाजी यानी हड़बड़ाहट। स्कैमर ने जानबूझकर 5 बार ओटीपी का इस्तेमाल ही नहीं किया ताकि एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करके प्रशांत के दिमाग को इतना बोर कर दिया जाए कि वो बस जल्द से जल्द इस प्रोसेस को खत्म करने का सोचने लगे। इसी वजह से प्रशांत का दिमाग ने 0 काउंट ही नहीं किए। इस तरह के स्कैम में किसी को भी फंसाया जा सकता है क्योंकि हमारा दिमाग आधी चीजों को पढ़ता है, आधी को अज्यूम कर लेता है। जितनी जल्दबाजी की स्थिति होगी दिमाग का फोकस उतना ही कम हो जाता है। इस तरह के स्कैम से बचने का सीधा सा रास्ता है, जब भी जल्दबाजी में पेमेंट की सिचुएशन आए तो पेमेंट ना करें और ब्रेक ले लें। ठंडे दिमाग से ही पेमेंट करें। 1-2 मिनट की देरी 4 लाख के नुकसान से कहीं बेहतर है। अब आपको बताता हूं स्कैम करने का बिल्कुल अनोखा और डिजिटल तरीका, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, जहां आपको आपके ही घर में अरेस्ट कर दिया जाता है। दिल्ली के सीआर पार्क में रहने वाली 73 इयर्स की कृष्णा दास गुप्ता के पास 24 मई को सुबह 9:30 बजे एक फोन आता है और दूसरी तरफ से एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है कि आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। फोन रिंग किया तो मैंने फोन उठाया तो उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज आया कि आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। फोन ब्लॉक होने का सुनकर कृष्णा जी ने डर कर दोबारा उस नंबर पर कॉल बैक किया। फोन उठाने वाले ने उनसे कहा कि ये मुंबई थाने पुलिस स्टेशन का नंबर है और मुंबई के इस थाने में एक मोबाइल नंबर से कई लोगों को गालियां और पोर्नोग्राफिक मटेरियल भेजने के लिए 20 कंप्लेंट दर्ज हुई हैं और जांच में पता चला है कि ये नंबर आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर है, इसलिए आपके नाम अरेस्ट वारंट निकला है। आप 2 घंटे में मुंबई आइए। कृष्णा जी ने कहा कि इतनी जल्दी मुंबई नहीं आ सकती। फिर उस इंसान ने कृष्णा जी को उनके नाम का अरेस्ट वारंट भेज दिया और उस वारंट पर अशोक स्तंभ और नीचे कोर्ट की मोहरें और 4 से 5 सिग्नेचर थे और उस पुलिस वाले ने उन्हें मुंबई की उस दुकान का एड्रेस भी बताया जहां से 23 दिसंबर को उनके नाम से सिम कार्ड खरीदा गया था। कृष्णा जी ने कहा कि उनकी बेटी मुंबई में ही रहती है। 23 दिसंबर को वो अपनी बेटी से मिलने मुंबई गई थी। हो सकता है इस दौरान किसी ने उनके आधार कार्ड का मिसयूज किया होगा। यानी जो स्कैमर था उसको ये भी पता था कि कृष्णा जी 23 दिसंबर को मुंबई गई थी। फिर पुलिस वाले ने उनसे उनका आधार कार्ड नंबर मांगा कि हमें यह भी चेक करना होगा कि आपके आधार कार्ड का कहीं और गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। और फिर उस पुलिस वाले ने कृष्णा जी को एक और हैरान करने वाली बात बताई कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल तो जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में भी हुआ है। वो उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस में बहुत लोग अभी हाजत पे हैं और आपका नाम भी आ गया है। अब कृष्णा जी पूरी तरह से घबरा गई। पुलिस वालों की बातें, अरेस्ट वारंट और बाकी कागजात ने उन्हें यकीन दिला दिया कि उन्हें जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सच है। थोड़ी बहुत कसर तब पूरी हो गई जब पुलिस वालों ने उनसे कहा क्योंकि आप बुजुर्ग हैं तो मैं आपके लिए पूछताछ वीडियो कॉल पर ही कर लूंगा। अगर आपने कोऑपरेट किया तो एक दिन में यह मामला खत्म हो जाएगा। फिर वीडियो कॉल पर कृष्णा जी ने पुलिस की वर्दी पहने एक हैंडसम नौजवान को देखा तो उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं जिससे उन्हें अब ये पुलिस वाला ही बचा सकता है। अब उस पुलिस वाले ने पूछा कि आपका कौन कौन से बैंक में अकाउंट है और कितना कितना पैसा उसमें जमा है।
कृष्णा जी ने घबराकर सब बता दिया। अब वो पुलिस वाला उन्हें बैंक भेजता है कि आप बैंक जाइए और वहां पहुंचकर मुझसे व्हाट्सएप पर बात करते रहिएगा। कृष्णा जी उसी वक्त बैंक गई। बैंक में जब आप अंदर जाएंगे तब आप व्हाट्सएप में बात कर मैसेज करेंगे। बैंक पहुंच के मैंने बाहर बोला पहुंच गया, और वो जैसा जैसा बोलता रहा वैसा वैसा वो करती रही। अपनी सभी एफडी तोड़कर सारे पैसे उन्होंने सामने से मिले बैंक अकाउंट में आरटीजीएस कर दिए। वो बताती हैं, मैं पूरे होश में थी, पता नहीं मैं कैसे हिप्नोटाइज सी हो गई और मुझे लगा ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं। I was absolutely normal, you know. I was not nervous. I think I was hypnotized. I thought they are helping me. मैं घर आ गई और सोने चली गई। अगली सुबह उन्होंने बेटी के बहुत पूछने पर सब बताया और कहा कि एक पुलिस वाला उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसने से बचा रहा है। बेटी को शक हुआ और उसने तुरंत कृष्णा जी को थाने भेजा। थाने पहुंचकर पुलिस ने उन्हें बताया कि वो साइबर फ्रॉड के नए वेरिएंट डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई हैं, जिसमें स्कैमर ने उन्हें उन्हीं के घर में एक दिन कैद करके उनसे उनके पति की पेंशन और जीवन भर की बचत के 83 लाख रुपए लूट लिए हैं। साथियों, इस देश में जितने फ्रॉड हुए हैं, हर फ्रॉड का विक्टिम बेवकूफ नहीं होता, वो दिमाग लगाता है। पर स्कैमर हमारे दिमाग की साइकोलॉजी से खेलते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप डर, लालच, जल्दबाजी और कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि यही वो 3-4 सिचुएशन है जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप फ्रॉड का कोई भी तरीका उठाकर देख लीजिए, हर फ्रॉड में ये 4 बातों में से कम एक बात जरूर नजर आएगी। पूरी दुनिया के इंसानों का दिमाग करीब करीब इसी तरह से ही काम करता है। तो सावधान रहिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और पहचान वालों को भेज दीजिए, ताकि आज की इस नई डिजिटल रॉबरी से हम अपने समाज और देश को बचा सकें। अगली किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।